हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिक्स साइंस का जो भी स्टूडेंट माइनर सब्जेक्ट रखा है उनके लिए आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। और पहले क्लियर कर दें कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कौन सा सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता है। तो मैटर क्या करता है, सबसे बड़ा मैटर करता है कि सिलेबस। सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। अगर आपका सिलेबस में क्या है, अगर आपका सिलेबस में है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी अगर आपका ये है, अगर आपका सिलेबस में ये चीज़ है, ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं या आप कौन सा सेमेस्टर से, ये मैटर नहीं करता है। सबसे पहले मैटर करता है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। अगर उसमें भी आपका पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट, ठीक है, या मेजर सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसके अंडर में आपका कौन सा सब्जेक्ट आता है, अगर आपका आता है अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये अगर आता है आपका सब्जेक्ट किस में, सिलेबस में, आपका सिलेबस में आता है, या फिर आप यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ आता है, प्रेम्बल एंड साइलेंस फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार है जो संविधान में दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार है। अगर उसके बारे में आपका सिलेबस है तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला। तो इसीलिए पहले क्लियर कर दे कि ये मैटर नहीं करता आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं या कौन सा सेमेस्टर से, मैटर करता है सिलेबस, क्योंकि आपका सिलेबस के विद अकॉर्डिंग टू ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूनिवर्सिटी वही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग। इसमें क्या पढ़ना है आपको, प्रेसिडेंट पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट पढ़ना है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग इन स्टेट्स, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये पढ़ना है अगर आपका सिलेबस में ये चीज़ें हैं। इसके बाद फिर आपका यहाँ अगले देख सकते हैं क्या है, रूल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, गुड गवर्नेंस है। उस गुड गवर्नेंस में क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग्स, कैरेक्टरीज एंड स्टेटस इन इंडिया, ये चीज़ पढ़ना है। तो ये मैटर नहीं करता है, पहले क्लियर कर लो कि मतलब ये आप कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा सेमेस्टर से, ये मैटर नहीं करता है। और वैसे बता दें दोस्तों, ये जो सिलेबस मैंने ये किसके अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ, ये सीधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, आप लोग यहाँ ऊपर पर देख रहे हैं, ठीक है, ये उनके सिलेबस से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका माइनर सब्जेक्ट MN1B है, ठीक है, MN1B माइनर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग टू। और इसका एग्जाम जो फुल मार्क्स कितना 100 नंबर का होने वाला है, ये तो सबको पता है। ये रिटर्न एग्जाम लिया जाता है किसमें, SKMU। तो आज का वीडियो जो होने वाला है यूनिट 1 का, ठीक है, यूनिट 1 का आज का कंप्लीट होगा। क्या होगा आपका, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये होने वाला है। और दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा इसलिए लंबा होता है क्योंकि मैं आपका इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें से टॉपिक वाइज जितना डीप क्वेश्चन मैंने कवर कराता हूँ, जितना भी चैप्टर है, सब चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसे कवर करता हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है, इसलिए आप लोग पैसेंस रखिए, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और वही क्वेश्चन आता है क्योंकि मैंने पिछले बार जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, वही सब क्वेश्चन था, तो आप लोग स्किप मत कीजिए। तो चलिए आज का जो कवर करने वाला है यूनिट 1 का फुल कवर होने वाला है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सेमेस्टर 3 माइनर 1B यूनिट 1 का पॉलिटिकल साइंस है। तो इसमें जितना भी यूनिट 1 से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है पॉसिबल को, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है, इससे आपका बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो ये जो और क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, ये दो थ्रू से आप ले सकते हैं। मैं जैसे पढ़ते जाऊँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तो क्या है, आगे मैं आपको वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड देने वाला PDF का, ठीक है, तो पासवर्ड दे के आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लेके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ना, इसका एक्सेस ले पाएंगे, ठीक है। तो स्किप मत कीजिए, हो सकता है मैं जहाँ पासवर्ड बताऊँ वही आप स्किप कर दे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप इस PDF को डाउनलोड करके भी नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। पहला है क्या है आपका, पहला चीज़ है व्हाट इज़ पॉलिटिकल अप्रोच, क्या है व्हाट इज़ पॉलिटिकल अप्रोच, राजनीतिक उपागम क्या है। ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने देखा था, उपागम क्या है, राजनीतिक उपागम क्या है, या उपागम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता है, वही चीज़ होता है, तो आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग को यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल अप्रोच के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, इसलिए यही से क्वेश्चन शुरू होता है। ये बेसिक है और ये कॉमन क्वेश्चन है, याद सकते हैं, ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन या बाय लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में भी आता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, हिंदी वाला तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन अगर बाय चांस इंग्लिश में है, ओनली इंग्लिश क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन कवर किया है। और आंसर तो हालांकि मैंने ओनली हिंदी पर ही किया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। क्या है उत्तर देख के लिखिएगा, राजनीतिक उपागम से तात्पर्य उस दृष्टिकोण या पद्धति
है, पद्धति से है जिसके माध्यम से राजनीतिक और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात समझिए, राजनीतिक उपागम क्या है? तो सिंपल सी भाषा है कि राजनीतिक उपागम का मतलब या अर्थ दृष्टिकोण उसे कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं जिसके माध्यम से हम राजनीति और राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके? राजनीतिक। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, राजनीति और राजनीतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं, वही चीज़ है हमारा राजनीतिक उपागम। आप यहाँ से शॉर्ट अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर 1 नंबर क्वेश्चन भी आता है ना, तो यहाँ पूछ देगा कि राजनीतिक उपागम से क्या समझते हैं, क्या है। तो आप यहाँ पर बस इतना तक लिख लीजिएगा, क्या राजनीतिक उपागम से तात्पर्य या उस दृष्टिकोण या पद्धति यानी सिस्टम से है जिसके माध्यम से राजनीति और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। बस हो गया, सिंपल। अगर आपका 1 नंबर में जो क्वेश्चन आता है ना, 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन अगर उसमें से पूछा जाए तो आप लोग यहाँ से चिपका के मतलब कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको यहाँ लास्ट तक लिखना जरूरी है। ठीक है, 5 नंबर थोड़ा लॉन्ग होता है दोस्तों, इसलिए लंबा लिखना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, इसकी मत कीजिए। इसी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिलेगा, लॉन्ग टाइप भी मिलेगा। आगे, यह हमें राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं, व्यवहारों तथा नीतियों को समझने में सहायता करता है। विभिन्न विद्वानों ने राजनीति के अध्ययन के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग किया है। जैसे उदारवादी उपागम है, ठीक है, उदारवादी है, पारंपरिक है, व्यवहारवादी है, वैधानिक तथा ऐतिहासिक उपागम। तो कहने का मतलब बहुत सारे विद्वान जो है राजनीतिक के विद्वान हैं, विभिन्न विद्वान, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग उपागम का प्रयोग किया। कौन कौन सा उपागम है? ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है? उदारवादी है, पारंपरिक है, व्यवहारवादी, वैधानिक तथा ऐतिहासिक। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जरूरी नहीं दोस्तों मतलब सब चीज़ लिखिए, आपको जितना याद होगा उतना जरूर लिखना। ठीक है, लेकिन लिखना जरूर, ब्लैंक पेपर खाली छोड़ के मत आइएगा। तो वही ऐतिहासिक उपागम। प्रत्येक उपागम राजनीति को समझने का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। मतलब प्रत्येक उपागम, मतलब ये उदारवादी जो है ना, उदारवादी के बारे में हमको समझने के लिए मिलता है। ठीक है, पारंपरिक है, पारंपरिक उपागम है तो पारंपरिक के बारे में समझने के लिए मिलता है। व्यवहारवादी उपागम है तो उसके बारे में समझने के लिए वही मिलता है। तो वही बोलता है, प्रत्येक उपागम राजनीति को समझने का एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। जितना भी उपागम है अलग दृष्टिकोण क्या करता है? हमें प्रदान करता है। इसलिए राजनीतिक उपागम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया कि राजनीतिक उपागम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मान के चलिए। इसमें एक नंबर में भी आ सकता है या आपका 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What do you understand by the study of Indian politics? भारतीय राजनीति के अध्ययन से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीति के अध्ययन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर लगे। भारतीय राजनीति के अध्ययन का अर्थ भारत की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, राजनीतिक दलों, चुनाव प्रक्रिया तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना है। सिंपल, वही बात मैंने बोला दोस्तों। अगर आपका यही क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है तो आप लोग यहाँ से लिख के कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, यही पर इतना तक ही लिखिए कि भारतीय राजनीति के अध्ययन का अर्थ है, मतलब क्या होता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था, क्या क्या, भारत का राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, भारत की संविधान, भारत का शासन प्रणाली और भारत का राजनीतिक दलों या चुनाव प्रक्रिया तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से वही होता है भारतीय राजनीति के अध्ययन। वही, ठीक है, अच्छा, अध्ययन करते उसके। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका तथा राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? इसी भारतीय राजनीति के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ का भी अध्ययन स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला है वही चीज़ है, भारतीय राजनीति का अध्ययन हमें यह समझने में सहायता करता है कि देश में शासन कैसे चलता है। अगर हम भारतीय राजनीति का पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स स्टडी करते हैं तो ये हमको समझने में आसानी होती है कि देश में शासन प्रणाली कैसी चलती है और जनता की भागीदारी किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है। जो देश की शासन चल रहा है उसमें आम जनता को उसमें कैसे भागीदारी है, कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो ये जानने के लिए हमको मौका मिलता है किससे? पॉलिटिक्स से। किससे? भारतीय राजनीति से, भारत के बारे में। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या है? ये जो भारतीय राजनीति के अध्ययन करते हैं हम लोग, ये लोकतांत्रिक सबको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें राजनीतिक अध्ययन, भारतीय राजनीति को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन
लिबरल अप्रोच क्या है बोलता है, डिफाइन लिबरल अप्रोच, उदारवादी उपागम को परिभाषित कीजिए। उदारवादी उपागम को परिभाषित कीजिए या उदारवादी उपागम से आप क्या समझते हैं उसका परिभाषा लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं क्लियर कर दोस्तों, उपागम से रिलेटेड अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग यही चीज़ चिपका दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर क्वेश्चन क्या कर देता है, थोड़ा चेंज कर देगा। उदारवादी उपागम से आप क्या समझते हैं, उदारवादी उपागम का परिभाषा लिखिए, ठीक है, या इसका उदाहरण दीजिए। मतलब क्वेश्चन थोड़ा मतलब क्या करेगा, चेंज करेगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना। ये क्वेश्चन आएगा तो आप बस इसको चिपका के आ जाना। तो देखिए क्या है, उदारवादी उपागम राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों पर बल देता है। जो उदारवादी उपागम है, ये उदारवादी उपागम क्या है, राजनीति अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो भी मतलब इंडिया में व्यक्ति रहता है, जनता रहता है, आम पब्लिक रहता है, जितना भी पब्लिक है, तो उसका क्या होता है, उसका स्वतंत्रता, उसका समानता, लोकतंत्र तथा मानवाधिकार, जो भी ह्यूमन राइट है, उस पर बल देता है। कौन, उदारवादी उपागम। ये चीज़ इसमें हमको मतलब समझने में आसानी होता है, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और मानवाधिकार के बारे में। किसको, उदारवादी के, अगर उदारवादी उपागम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ मिलता है हमें इसमें। इस उपागम के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह संवैधानिक शासन, कानूनन के शासन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्थन करता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है। जो भारत का हम लोग पता है फंडामेंटल जो राइट है, मौलिक अधिकार है, वो किससे प्रभावित है, तो ये उदारवादी विचारधारा से ही प्रभावित है। इसलिए उदारवादी उपागम को आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति का आधार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक राजनीति का आधार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है। क्या प्रभावित है, हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट प्रभावित है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट द मेन फीचर्स ऑफ लिबरल अप्रोच, उदारवादी उपागम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। उदारवादी उपागम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ देखिए। उत्तर, उदारवादी उपागम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषताएं हैं, नीचे देखिए क्या क्या है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल, लोकतांत्रिक शासन का समर्थन, कानूनन के शासन में विश्वास, मानवाधिकारों की रक्षा, मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट है उसकी रक्षा। ये क्या है, ये हमारा उदारवादी उपागम का प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, ये हमारा उदारवादी उपागम की प्रमुख विशेषता। ये चीज़ आपका 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा, तो ये चीज़ आपको चिपकाना पड़ेगा। अगला है इधर है, ये जरूरी नहीं दोस्तों कि मतलब आपको सब जितना है यहाँ कि जरूरी नहीं मतलब आपको सब लिखना है, जितना आप याद कर पाइएगा उतना लिखिए, ठीक है। 5 अगर याद कर पाए तो बेटर है, 10 जितना है यहाँ पर 8 विशेषता दिया गया तो 8 याद करें तो बेटर है। अगर 5 भी याद करें तो 5 लिख दीजिए। क्यों, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो 5 लिख दीजिए, बहुत है, ठीक है। 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 तो लिख दीजिए, बहुत है। तो इसके बाद अगला क्या है आपका, संवैधानिक शासन का समर्थन, समानता एवं न्याय पर बल, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा। उदारवादी उपागम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये चीज़ है आपका 8 पॉइंट है, इसमें से आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो आप 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा आराम से। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, पारंपरिक अप्रोच क्या है, ठीक है। पारंपरिक अप्रोच क्या है, क्योंकि आपका यूनिट 1 में ही जो है ना अप्रोच के बारे में ही पढ़ना है, राजनीति अप्रोच के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए अप्रोच से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। पारंपरिक उपागम राजनीति के अध्ययन की सबसे पुरानी पद्धति है। क्या बोलता है, जो भी पारंपरिक उपागम जो है ये राजनीति अध्ययन की सबसे पुरानी, यह परंपरा वर्ड से समझ में आता है। ये परंपरा ट्रेडिशनल है, मतलब पहले से चलते आ रहा है, ठीक है। हमारे पूर्वज जो थे, मतलब पूर्वज थे, उनके टाइम से ये चलते आ रहा है, पारंपरिक से ही समझ में आ जाता है। तो वही बात है कि पारंपरिक उपागम राजनीति के अध्ययन की सबसे पुरानी पद्धति है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकार, संविधान, कानून तथा
राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये सारी चीज़ पर, किस पर? राज्य पर, सरकार पर, संविधान, कानून तथा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ये आधारित है। कौन क्या आधारित है? पारंपरिक उपागम। इस उपागम में ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा वैधानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमें परंपरा है तो परंपरा जैसे चल रहा था, पूर्वजों जैसे काम कर रहे थे, कहाँ क्या करते थे, वो सारी चीज़ इसके बारे में, यहाँ तो पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। पारंपरिक उपागम राजनीतिक व्यवहार की अपेक्षा राजनीतिक संस्थाओं को अधिक महत्व देता है। तो क्या बोलता है? पारंपरिक उपागम जो है वो राजनीतिक व्यवहार की अपेक्षा किसको? राजनीतिक संस्थाओं को अधिक महत्व देता है। उसका व्यवहार से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देखता है? संस्थाओं को, राजनीतिक संस्थाओं को अधिक महत्व इंपॉर्टेंस देता है। राजनीतिक विज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन में इस उपागम का व्यापक उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यापक उपयोग किया जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। पारंपरिक उपागम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशेषता पूछेगा तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पारंपरिक उपागम की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, पारंपरिक उपागम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषताएं हैं आप लोग नीचे देखिए क्या क्या है। राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल। राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल देता है हमारा क्या? पारंपरिक उपागम का ये इसका विशेषता है। दूसरा है आपका संविधान एवं कानून का महत्व, ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग। अगला है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, क्योंकि पहले बता चुका हूँ कि ये जो पारंपरिक है ये आपका राजनीतिक व्यवहार की अपेक्षा राजनीतिक संस्थाओं को अधिक महत्व देता है, इसीलिए यहाँ पर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। डीप। अगला है आपका आदर्शवादी दृष्टिकोण। क्या है? आदर्शवादी दृष्टिकोण। 6 में आपका दार्शनिक विचारों का प्रभाव। 7 में है यह उपागम राजनीति को संस्थाओं और नियमों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। कौन सा उपागम? ये पारंपरिक। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से वही बात मैंने बोला, अगर आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सब याद करके लिखे तो बेटर है, अगर ना कर पाएँ जितना भी, ऐसा जरूरी नहीं मतलब सीरियली नंबर लिखिए, कोई भी इसमें से कोई भी आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। अगला है आपका सबसे डिफाइन बिहेवियरल अप्रोच। क्या है आपका? बिहेवियरल अप्रोच। व्यवहारवादी उपागम को परिभाषित कीजिए, या व्यवहारवादी उपागम से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब चेंज करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करके पूछेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होना, ध्यान से देखिएगा। व्यवहारवादी उपागम राजनीति के अध्ययन की आधुनिक पद्धति है। क्या है? व्यवहारवादी जो उपागम है ये राजनीतिक स्टडीज़ का मतलब पॉलिटिक्स स्टडीज़ का क्या है? ये मॉडर्न सिस्टम है। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम। और क्वेश्चन आ सकता है कि राजनीतिक अध्ययन का आधुनिक पद्धति क्या है, तो वो आपका व्यवहारवादी उपागम है। यही से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से अगर क्वेश्चन और आंसर को आप पढ़िएगा और देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आता है 1 नंबर का, वो आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने डीप पढ़ा है चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखा है। यह राजनीतिक संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यह किसको? राजनीतिक संस्थाओं के बजाय। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं राजनीतिक परंपरा जो है वो किस पर ज़्यादा ज़्यादा चर्चा करता है? राजनीतिक संस्थाओं पर। उसी को क्या करता है? महत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कौन सा? हमारा पारंपरिक जो उपागम था, पारंपरिक उपागम वो राजनीतिक संस्थाओं को करता है, लेकिन हमारा व्यवहारवादी उपागम है ये किसको करता है? किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है? किसके बारे में हमको स्टडीज़ कराता है, पढ़ने को लिए मिलता है? व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार के बारे में, है ना। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करता है। समझ आया? तो वही चीज़ है, यहाँ डिफरेंस भी याद कीजिएगा, आपका डिफरेंस लिखने के लिए भी आएगा। अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आप आराम से डिफरेंस भी लिख पाइएगा। अगला है आपका इस उपागम का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। तो ये वो पूछ सकता है कि व्यवहारवादी उपागम का विकास कब से, कौन सा सदी से हुआ है, तो आप इस चीज़ को हाईलाइट करके यहाँ पर देखिएगा, 20वीं सदी से हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी से हुआ है। तो क्या हुआ? ये व्यवहारवादी उपागम का क्या हुआ है? विकास हुआ है। व्यवहारवादी उपागम तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। ये जो व्यवहारवादी उपागम है किस किस पर आधारित है, किस किस पर डिपेंड करता है? ये तथ्यों पर, किस पर? तथ्यों पर, आंकड़ों पर और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। ये इस पर बेस्ड है। ठीक है, वैसे मतलब नहीं बोला जाता इधर उधर। तो ये सबसे पहले फैक्ट को चेक करता है, फैक्ट, इसके बाद आंकड़ा जो भी है, वैज्ञानिक तथ्य है, उस पर यह बेस्ड है ये व्यवहारवादी उपागम।
आगे इसका उद्देश्य राजनीतिक के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाना है। इसका व्यवहारवादी उपागम का पर्पस क्या है? तो इस व्यवहारवादी उपागम का पर्पस है कि राजनीतिक अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाना है। अधिक वैज्ञानिक मतलब क्या? साइंटिस्ट मतलब साइंस बनाना है, तो वैज्ञानिक बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, ठीक है, और वस्तुनिष्ठ बनाना है। ये इसका मेन मोटिव है, मेन पर्पस है किसका? व्यवहारवादी उपागम का। आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले सकते हैं। अगला है आपका राइट द फीचर्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। व्यवहारवादी उपागम की विशेषता लिखिए। सबका एक यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कैसे कवर किया देखिएगा, ठीक है। एक पहले यहाँ पर परिभाषा कि व्यवहारवादी उपागम क्या है और इसका विशेषता क्या, कि यही क्वेश्चन आएगा आपका, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। विशेष एक तो आपका व्यवहारवादी का परिभाषा पूछ सकता है या तो आपका व्यवहारवादी का विशेषता पूछ सकता है। तो जितना व्यवहारवादी है, पारंपरिक है, व्यवहारवादी है, जितना भी पारंपरिक उपागम है, तो ये सारे यहाँ से आ सकता है। तो ध्यान से देखिए इसका उत्तर कि व्यवहारवादी उपागम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या विशेषताएं हैं किसकी? व्यवहारवादी उपागम की। तो देखिए यहाँ से, ताकि आप लोग एक बार में स्क्रीनशॉट ले सके, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करता हूँ। एक में है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। किसमें? व्यवहारवादी उपागम में क्या करते हैं हम? राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यवहार का है, ठीक है, इसका बिहेवियर का है, स्टडीज करते हैं इसका। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, पहले ही उसमें परिभाषा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये वैज्ञानिक बनाना चाहता है, ठीक है। इसके बाद है तथ्यों और आंकड़ों पर बल। ये तथ्यों और आंकड़ों पर बल ये परिभाषा पर है, डिपेंड है। निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। इसके बाद है आपका अनुभवजन्य अध्ययन। क्या है? अनुभवजन्य अध्ययन। इसके बाद है सर्वेक्षण एवं अनुशासन का उपयोग। अगला है आपका यह उपागम राजनीति को वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करता है। ये जो उपागम है, व्यवहारवादी उपागम जो है ना, ये हमें राजनीति को वैज्ञानिक रूप से समझने में सहायता करता है। ये इंपॉर्टेंस, ये जो इसका क्या है? विशेषता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट आपको चिपका के आ जाना है, ठीक है। आप जो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चीज़ यहाँ हम लोग विशेषता पढ़ें, ये चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ चुके थे? ये हम लोग इसका परिभाषा में पढ़ चुके थे। अगर आपको ये परिभाषा याद है, अगर आप इस परिभाषा का याद कर लेते हैं ना, तो इसका विशेषता भी आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा विशेषता, उसका परिभाषा को। अगर परिभाषा जो चीज़ हम लोग परिभाषा में देखें तो वही सारे चीज़ इसमें भी लिखा है, ठीक है। विशेषता वही चीज़ है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं परिभाषा, तो आप उसका विशेषता बिना याद किए भी आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि आप उस परिभाषा को डीपली पढ़े हैं, समझे हैं। अगला है व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। क्या है? संस्थागत उपागम क्या है? संस्थागत उपागम क्या है? संस्थागत उपागम राजनीति के अध्ययन की वह पद्धति है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं जैसे संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा संविधान का अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है। क्या है? संस्थागत उपागम में क्या स्टडीज करते हैं, क्या पढ़ते हैं? ये संस्थागत उपागम जो है, ये राजनीति के अध्ययन की वह पद्धति, वह सिस्टम है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक संस्थाओं जैसे राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं संस्थागत उपागम में, ठीक है। तो राजनीतिक संस्थाओं में क्या है? जैसे एज ए एग्जाम्पल आपका संसद के बारे में पढ़ते हैं, न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं, कार्यपालिका तथा संविधान का अध्ययन किया जाता है। इसमें संविधान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें? संस्थागत उपागम और संस्थागत उपागम में, ठीक है। ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डीप पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है संस्थागत उपागम। यह उपागम राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने पर बल देता है। ये जो है संस्थागत उपागम जो है, ये राजनीतिक व्यवस्था की जो संरचना है, किस तरह से बना है, राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसका कार्य प्रणाली क्या है, इसको समझने पर बल देता है। इसको समझते हैं हम लोग किससे? संस्थागत उपागम। अगर संस्थागत उपागम राजनीति क्या करते हैं, उसका पढ़ते हैं। तो संस्थागत उपागम के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं ही शासन व्यवस्था का आधार होती है, इसलिए इनके अध्ययन से राजनीति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसके अध्ययन से राजनीति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पता चलता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और उसका कार्य प्रणाली जो है, जिस तरह से काम करता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझने में हम लोग क्या करता है? बेहतर ढंग से समझ आ जाता है।
अगला है आपका है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। संस्थागत उपागम के महत्व का वर्णन कीजिए। संस्थागत उपागम क्या है वो तो पढ़ लिए, आप उसका इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं, इसका महत्व क्या है वो चीज़ वर्णन करना है या उसके बारे में लिखने के लिए बोलेगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। संस्थागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचना और कार्यों को समझने में सहायता करता है। इसके माध्यम से सांसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री जैसे संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यह उपागम शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण करता है। यहाँ पर क्या बोला है, आपको वर्णन करने के लिए बोला है, ठीक है। अगर विशेषता महत्व लिखने के लिए बोले, वर्णन करने के मतलब उसका पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस खाली लिखने बोले या उसका विशेषता लिखने बोले तो नंबरिंग सिस्टम लिख दीजिएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला है इस भूमिका निभाता क्या करता है। यह उपागम शासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली को स्पष्ट करता है और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में संस्थागत उपागम का विशेष महत्व है। इसलिए क्या राजनीतिक विज्ञान में संस्थागत उपागम का एक विशेष इम्पोर्टेंस है, विशेष महत्व है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका शुरू होता है कितना, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपको कम से कम 3 से 4 पेज लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको 3 से 4 पेज आराम से लिखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से यह क्वेश्चन मैंने लिख के लाया आपके लिए, तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। क्या है, डिस्क्राइब द लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी उपागम का वर्णन कीजिए। इसका पूरा डिस्क्राइब करना है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी उपागम का क्या करना है, वर्णन करना है, इसका डिस्क्राइब करना है क्या है, वह पूरा विस्तार से लिखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 15 नंबर में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग लिखिएगा, भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागमों में उदारवादी उपागम लिबरल अप्रोच का महत्व स्थान है। क्या है, का महत्वपूर्ण स्थान है किसमें, भारतीय राजनीति के अध्ययन में। ये तो पहले पढ़ चुके हैं कि भारतीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न उपागम है, उसमें से ये एक उदारवादी उपागम भी है, उसमें से ये उदारवादी उपागम एक है, ठीक है, वही बात बोलता है। यह उपागम व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून के शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था पर विशेष बल देता है। उदारवादी विचारधारा का विकास यूरोप में हुआ और बाद में इसका प्रभाव भारत सहित विश्व के अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, क्या बोला, जो क्या उदारवादी उपागम जो लिबरल अप्रोच है वो इसका विकास कहाँ हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदारवादी लिबरल अप्रोच का विकास कहाँ हुआ, तो यूरोप में हुआ। कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। इसके बाद इसका प्रभाव भारत सहित विश्व के अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर पड़ा है। तो सबसे पहले इसका विकास जो है ना यूरोप में ही हुआ था। अगला है, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा, साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदारवादी उपागम के अनुसार राजनीति का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। क्या बोलता है, इसका उदारवादी जो उपागम है इसका मेन क्या है, इसके अनुसार उदारवादी उपागम के अनुसार राजनीति का मुख्य उद्देश्य जो है, इसका पर्पस क्या है, किसके अकॉर्डिंग टू, आपका लिबरल अप्रोच के अकॉर्डिंग टू इसका मुख्य पर्पस क्या है कि व्यक्तियों के अधिकार, इसका व्यक्ति का जो भी ह्यूमन राइट है, यहाँ व्यक्ति का जो भी राइट है, अधिकार है और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यह विचारधारा मानती है कि राज जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। राज जो है किसके लिए, जनता की सेवा के लिए बनाया गया। ये किसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो उदारवादी उपागम में, ना कि जनता राज के लिए। इसलिए राज की शक्तियां पर नियंत्रण होना चाहिए तथा नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। ये उदारवादी उपागम के बारे में हम लोग डीप पढ़ते हैं, ये इस पर जोर देता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी उपागम संविधान, लोकतंत्र, चुनाव, न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका जैसी संस्थाओं के अध्ययन पर विशेष ध्यान देता है। तो हम लोग इसके बारे में डीप स्टडीज करते हैं, किसके बारे में, ये उदारवादी उपागम में क्या क्या चीज़ आता है। ये चीज़ लोकतंत्र है, चुनाव है यानी चुनाव प्रक्रिया जो है, न्यायपालिका है जो जुडिशियल सिस्टम है, विधायिका है तथा कार्यपालिका जैसे संस्थाओं का के अध्ययन पर विशेष ध्यान देता है। यह उपागम मानता है कि राजनीतिक संस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर कार्य करें और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें, ये मानता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वही चीज़ है। उदारवादी उपागम की
एक प्रमुख विशेषता व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देना है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा तथा संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। किसके? उदारवादी उपागम। उदारवादी उपागम के इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डीप के बारे में डीप पढ़ते हैं। और ये इसका प्रमुख क्या है? प्रमुख विशेषता क्या क्या प्रमुख विशेषता है यहाँ पर लिखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इसको लिखिएगा। ये सारी चीज़ें इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा तथा संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार इसी विचारधारा से प्रभावित है। जो हम लोग का भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से जो भी मौलिक अधिकार है, तो ये किससे प्रभावित है? हमारे उदारवादी विचारधारा से ही प्रभावित है। अगला है उदारवादी उपागम में लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानता है। इसके अनुसार जनता को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। ये है हमारा उदारवादी उपागम। भारत में संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा स्वतंत्र चुनाव आयोग उदारवादी विचारधारा के उदाहरण है। अगर उदाहरण पूछा जाए कि उदारवादी उपागम का उदाहरण क्या है, तो भारत में संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तथा स्वतंत्र चुनाव आयोग, ये है हमारा उदारवादी विचारधारा का उदाहरण। ठीक है। इस उपागम की दूसरी महत्व विशेषता कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ है। उदारवादी विचारधारा मानते हैं कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत इसी विचार का परिणाम है। कौन सा विचार का परिणाम है? हमारा उदारवादी उपागम के विचार का परिणाम ही है। क्या परिणाम है? कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कोई कानून के बराबर है, सब कानून के समक्ष क्या है? समानता है, बराबर है। ये सिद्धांत जो हमें उदारवादी उपागम से ही मिलता है, इसके विचार से ही मिलता है। उदारवादी उपागम सामाजिक एवं राजनीतिक समानता का भी समर्थन करता है। यह जाति, धर्म, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। भारतीय संविधान में समानता अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या इस विचारधारा से प्रेरित है। तो हम लोग जो भारतीय संविधान में क्या पढ़ते हैं? जाति, धर्म, लिंग पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग कहाँ से? ये उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है। उदारवादी विचारधारा के से ये क्या है? इफेक्ट है। हालांकि उदारवादी उपागम की मुख्य सीमाएं, कुछ सीमाएं भी हैं। हालांकि क्या बोलते हैं? उदारवादी उपागम की सीमाएं मतलब सबका लिमिट होता है, सबका सीमाएं होता है। यह मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर अधिक ध्यान देता है तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता। कई विद्वानों का मत है कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से समाज की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके बावजूद भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी उपागम का विशेष महत्व है। इसने लोकतंत्र, मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता तथा संवैधानिक शासन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लास्ट में ये चीज़ है आपका निष्कर्ष पाठ है। यहाँ पर आप लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं, हाईलाइट करके यहाँ से लिखिएगा। उदारवादी उपागम भारतीय राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून के शासन तथा मानवाधिकार पर आधारित है। भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उदारवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी उपागम का विशेष स्थान है। इसलिए हमारा क्या है? विशेष स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो जितना है आपको लग रहा है कि लंबा है, क्योंकि ये आपका 15 नंबर में पूछा जाएगा। 15 नंबर कम से कम आपको 3 से 4 पेज लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग टू मैंने यहाँ लिख के लाया है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति के अध्ययन के पारंपरिक उपागम की व्याख्या कीजिए। इसका डिस्क्राइब करना है, व्याख्या करना है, पूरे विस्तार से करना है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन 15 नंबर में आएगा। 15 नंबर आएगा तो आपको पूरा विस्तार से बताना पड़ेगा। राजनीतिक विज्ञान के विकास के प्रारंभिक चरण में राजनीति के अध्ययन के लिए जिस पद्धति का सबसे अधिक उपयोग किया गया उसे पारंपरिक उपागम ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। जो सबसे अधिक उपयोग किया गया है उसका क्या कहते हैं? पारंपरिक उपागम ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है।
यह राजनीति के अध्ययन की सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पद्धति है। जो ये पारंपरिक उपागम है, पारंपरिक वर्ड से ही हमको समझ में आता है कि ये क्या है, प्राचीन और महत्वपूर्ण पद्धति, मतलब प्राचीन काल से आ रहा है, ठीक है, पूर्वजों से। तो ये परंपरा वर्ड से हमें समझ में आ जाता है। इस उपागम में राज्य, सरकार, संविधान, कानून तथा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। पारंपरिक उपागम मुख्य रूप से यह समझने का प्रयास करता है कि राज्य और उसकी संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है तथा उनके अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। तो उनका क्या अधिकार है और उसका कर्तव्य क्या है, उसका ड्यूटीज़ क्या है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पारंपरिक उपागम का विकास प्राचीन यूनानी दार्शनिकों जैसे प्लेटो और अरस्तु के विचार से हुआ। आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है, बन सकता है कि पारंपरिक उपागम का विकास कहाँ से हुआ, तो प्राचीन यूनानी से हुआ है। कहाँ से, यूनानी से हुआ है। और वहाँ यूनानी के दार्शनिक थे, क्या थे, वहाँ के दार्शनिक थे जैसे आपका प्लेटो और अरस्तु। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जो है जो राजनीतिक विद्वान हैं, तो ये क्या थे, प्लेटो और अरस्तु हैं। ये विचार यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये विचार दिया पारंपरिक उपागम, ठीक है। बाद में अनेक विद्वानों ने इस पद्धति को विकसित किया। इस उपागम में राजनीतिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पारंपरिक उपागम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था की संरचना, कार्यप्रणाली तथा आदर्श रूप को समझना है। यह उपागम राजनीतिक व्यवहार की अपेक्षा राजनीतिक संस्थाओं पर अधिक ध्यान देता है, इसलिए इसे संस्थागत अध्ययन की पद्धति भी कहा जाता है। इसके बाद इसका विशेषता लिखना, क्योंकि आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला है तो विस्तार से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, 15 नंबर का है ना। इसलिए पारंपरिक उपागम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं विशेषता, उसका हाईलाइट करके लिखिएगा। जैसे 1 नंबर में क्या है, राज के अध्ययन पर बल। तो राज के अध्ययन के बल के इसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिएगा, उसको ऊपर में हाईलाइट कीजिएगा। पारंपरिक उपागम राज्य को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानता है। इसके अनुसार राजनीति का मुख्य विषय राज्य और उसकी गतिविधियां हैं, इसलिए राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, उद्देश्य तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका राज्य के अध्ययन पर बल देता है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट साथ साथ ले सकते हैं। अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। तो राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन लिख के आप इसको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिएगा, फिर लिखिएगा। उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिएगा। इस उपागम में राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, मंत्री परिषद तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यह समझने का प्रयास किया जाता है कि ये संस्थाएं कैसे कार्य करती है। ये जितना भी संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति है, संसद है, न्यायपालिका है, मंत्री परिषद है, या अन्य जितना भी राजनीतिक संस्था है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये समझने में हमें आसानी होती है कि ये जो कार्य, ये संस्थाएँ जितना भी संस्थाएँ, ये किस प्रकार कार्य करती है, किस सिस्टम पर काम करते हैं, ये समझने में हमें सहायता मिलता है। अगला है संविधान और कानून का महत्व। तो इसको भी हाईलाइट करके लिखिएगा नीचे। पारंपरिक उपागम संविधान एवं कानून को अत्यधिक महत्व देता है। पारंपरिक उपागम जो है ये किसको अत्यधिक महत्व देता है, संविधान और कानून को ये ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस देता है। इसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन आवश्यक है। किसके पारंपरिक उपागम के अनुसार क्या करता है कि राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन आवश्यक है। अगला इम्पोर्टेंस क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। यह पारंपरिक उदारवादी का ही उपागम का ही चलता है। यह उपागम राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करता है। इसके माध्यम से यह समझा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था किस पर विकसित हुई है, हाँ, किस पर विकसित हुई है। अगला पॉइंट है आपका आदर्शवादी दृष्टिकोण। क्या है आदर्शवादी दृष्टिकोण? पारंपरिक उपागम केवल वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसलिए इसे आदर्शवादी उपागम भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या आदर्शवादी उपागम भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पारंपरिक उपागम को आदर्शवादी उपागम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दार्शनिक विचारों का प्रभाव।
इस उपागम पर प्लेटो, अरस्तु, लोक, रूसो तथा अन्य राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। क्या होता है? गहरा प्रभाव दिखाई देता है पारंपरिक उपागम पर। कौन कौन सा ये विद्वान है? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, लोक हैं, रूसो है। पारंपरिक उपागम के गुण, इसके क्या क्या गुण हैं? ठीक है, पारंपरिक उपागम के गुण क्या है? राजनीतिक विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना, राजनीतिक संस्थाओं को समझने में सहायक, संविधान एवं कानून का व्यवस्थित अध्ययन, शासन व्यवस्था के आदर्श स्वरूप की जानकारी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ विकसित करता है। ये इसका क्या है? पारंपरिक उपागम का क्या है? गुण है। इसका क्या है? गुण है। पारंपरिक उपागम का क्या सीमा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पारंपरिक उपागम का सीमा, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा। यद्यपि पारंपरिक उपागम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, फिर भी इसकी क्या है? कुछ सीमाएं हैं। इसका भी सीमा है। क्या क्या सीमा है देखिएगा। इसका सीमा है, यह राजनीतिक व्यवहार को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। किसको? राजनीतिक व्यवहार को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। यह अत्यधिक सैद्धांतिक एवं आदर्शवादी है। अत्यधिक क्या है? सैद्धांतिक है और आदर्शवादी है। वैज्ञानिक पद्धति का अभाव वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों की अपेक्षा करता है। सामाजिक एवं आर्थिक कारकों को कम महत्व देता है। सामाजिक और आर्थिक महत्व को क्या करता है? ये कम महत्व देता है। ये इसका क्या है? सीमा है। इन्हीं कमियों के कारण बाद में उदारवादी उपागम का विकास हुआ। इन्हीं कमी के कारण, क्या क्या कमी है जो ऊपर में देखिए, उन्हीं कमी के कारण उदारवादी उपागम का क्या हुआ है? व्यवहारवादी उपागम का विकास हुआ है। तो क्या है उसको देखिए। इसके बाद भारतीय राजनीति में पारंपरिक उपागम का महत्व, क्या महत्व है भारतीय राजनीति में इसका? भारतीय राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागम का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका तथा संघीय व्यवस्था का अध्ययन मुख्य रूप से इसी उपागम के माध्यम से किया जाता है। कौन सा? पारंपरिक उपागम के माध्यम से करते हैं इसके बारे में अध्ययन। यह भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत संरचना को समझने में सहायता करता है। भारत में जो लोकतंत्र संस्थागत संरचना स्ट्रक्चर है, इसको समझने में किससे हमें? पारंपरिक उपागम से। अतः लास्ट में आपका निष्कर्ष पॉइंट है, आप लिखिएगा। यह कहा जाता है कि पारंपरिक उपागम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की आधारभूत पद्धति है। यह राज्य सरकार, संविधान तथा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी भारतीय राजनीति को समझने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में भी राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए यह उपागम अत्यंत उपयोगी माना जाता है। इस समय भी ये पारंपरिक उपागम है, इसका अध्ययन जो है अत्यंत महत्व माना जाता है। अभी भी है, इसका महत्व, इम्पोर्टेंस है, इसका उपयोग है। अगला है आपका डिस्क्राइब द बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम का वर्णन करना है। इसके में पूरे डिटेल से लिखना है इसके बारे में। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं। प्रारंभ में राजनीतिक का अध्ययन मुख्य रूप से राज्य, सरकार, संविधान तथा राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित था, परंतु बाद में विद्वानों ने यह अनुभव किया कि राजनीति को सही रूप से समझने के लिए केवल संस्थाओं का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी विचार के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी उपागम का विकास हुआ। तो इसी विचार के कारण क्या हुआ? किसका? बिहेवियर अप्रोच का भी डेवलप हुआ है। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है पैराग्राफ के व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक विज्ञान की एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति है। इसका विकास मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी में हुआ है। इस उपागम के प्रमुख समर्थकों में चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, गैब्रियल अल्मंड तथा रॉबर्ट डाउल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। व्यवहारवादी उपागम राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा व्यवहारिक बनाने का प्रयास करता है। कौन सा उपागम? व्यवहारवादी उपागम। पैराग्राफ चेंज करके व्यवहारवादी उपागम का मुख्य उद्देश्य, इसका व्यवहारवादी उपागम का क्या मुख्य पर्पस है? इसका पर्पस क्या है?
मुख्य उद्देश्य राजनीतिक संस्थाओं के बजाय राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राजनीतिक संस्था उसके बजाय किसका स्टडीज करना है, राजनीतिक व्यवहार का स्टडीज करना है। यह जानने का प्रयास करता है कि व्यक्ति समूह, राजनीतिक दल तथा मतदाता वास्तविक जीवन में किस प्रकार व्यवहार करते हैं और उनके निर्णयों को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है और उसका निर्णय जो है कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है, इसके बारे में हमको जानने के मिलता है। अगला है व्यवहारवादी उपागम की विशेषताएं लिखिए। जो भी विशेषता है आप लोग ये लिखिएगा ऊपर में भी, हाँ कि इसके विशेषता के बारे में पढ़े हैं, लेकिन ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है इसलिए लॉन्ग लिखना पड़ेगा। सब चीज़ इंपॉर्टेंस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा हाईलाइट करना जरूरी है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। व्यवहारवादी उपागम का मुख्य विषय मानव व्यवहार है। यह राजनीतिक दलों, मतदाताओं, नेताओं तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये किसके किसके अध्ययन करता है? राजनीतिक दलों का, मतदाताओं का, जो वोटर्स है उनका, और लीडर्स, नेता का, और विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, इसे अंडरलाइन करके लिखिएगा। यह उपागम राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक रूप से प्रदान करता है। क्या वैज्ञानिक रूप से क्या करता है? प्रदान करता है। इसमें तथ्यों, आंकड़ों, सर्वेक्षणों तथा अनुसंधानों का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों का किसमें उपयोग किया जाता है? ये आपका व्यवहारवादी उपागम में। अगला है आपका 3 में अनुभवजन्य अध्ययन। क्या है? अनुभवजन्य अध्ययन। तो अनुभवजन्य अध्ययन इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। व्यवहारवादी उपागम वास्तविक घटनाओं तथा अनुभवों पर आधारित है, इसीलिए अनुभवजन्य यहाँ है। यह वास्तविक जो घटना है और उसका अनुभव पर आधारित है। इसे केवल सैद्धांतिक बातों पर निर्भर नहीं रहा जाता। अगला है वस्तुनिष्ठता। क्या है? वस्तुनिष्ठता। यह उपागम निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है। इसमें व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को कम महत्व दिया जाता है। अगला है आपका अंतर्विषयक दृष्टिकोण। क्या है? अंतर्विषयक दृष्टिकोण। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के साथ साथ समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा मानवशास्त्र जैसे विषयों की सहायता भी लेता है। परिणामात्मक अध्ययन। परिणामात्मक अध्ययन क्या है? उसी का है। इस उपागम में सांख्यिकीय आंकड़ों तथा गणनाओं का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से राजनीतिक घटनाओं का अधिक सटीक विश्लेषण किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम के उद्देश्य, इसका क्या पर्पस है, हाईलाइट करके लिखिएगा इसको। व्यवहारवादी उपागम का उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। यह राजनीतिक व्यवहार के कारणों का पता लगाने तथा भविष्य की राजनीतिक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से राजनीतिक प्रक्रियाओं को अधिक गहराई से समझा जा सकता है। अगला है व्यवहारवादी उपागम के गुण। क्या क्या गुण है इसको लिखिए। व्यवहारवादी उपागम का क्या गुण है आप लिखिए यहाँ पर। राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाया। इस उपागम ने राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा इसे अधिक विश्वसनीय बनाया। वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, इसलिए इसका जो विश्वास है ये अधिक हो गया, बढ़ गया। अगला पॉइंट है वास्तविक तथ्यों पर बल। क्या है? अगला है वास्तविक तथ्यों पर बल। यह उपागम वास्तविक परिस्थितियों और तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए इसके निष्कर्ष अधिक व्यवहारिक होते हैं। अगला है राजनीतिक व्यवहार की समझ। राजनीतिक व्यवहार की समझ, इसके माध्यम से मतदाताओं, नेताओं तथा राजनीतिक दलों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अनुसंधान को प्रोत्साहन हाईलाइट करके लिखिएगा। व्यवहारवादी उपागम ने राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्यों को बढ़ावा दिया। क्या क्या? सर्वेक्षण कार्यों को बढ़ावा दिया। अगला है आपका आधुनिक राजनीति के अध्ययन में उपयोगी। आधुनिक राजनीति के अध्ययन में उपयोगी। वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को समझने में यह उपागम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। कौन सा उपागम का? व्यवहारवादी उपागम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। व्यवहारवादी उपागम की क्या सीमाएं हैं, उसका सीमा लिखना है। ठीक है, सीमाएं क्या है उसका सीमा भी लिखना है। यद्यपि व्यवहारवादी उपागम अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं, फिर भी इसका क्या है, कुछ सीमाएं हैं।
क्या है, मूल्यों की अपेक्षा, मूल्यों की अपेक्षा इसका सीमा है, तो 1 नंबर आपका इसका, ये इसका सीमा। यह उपागम नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। अगला है अत्यधिक वैज्ञानिकता। कई बार राजनीति को पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से समझना संभव नहीं होता, क्योंकि मानव व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा, यह उपागम राजनीतिक संस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं को अपेक्षाकृत कम महत्व देता है। अपेक्षाकृत क्या करता है, कम महत्व देता है। समय एवं धन की आवश्यकता, समय और धन की आवश्यकता। व्यवहारवादी अनुसंधान में सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संग्रह के लिए अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका आंकड़े और सर्वेक्षण जो बनाए तो उसमें तो पैसा लगेगा ही। इसलिए भारतीय राजनीति में व्यवहारवादी उपागम का महत्व, भारतीय राजनीति में व्यवहारवादी उपागम क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है। भारतीय राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से मतदाता व्यवहार, चुनावी राजनीति, राजनीतिक दलों की गतिविधियां, जनमत तथा नेतृत्व का अध्ययन किया जाता है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए यह उपागम अत्यंत उपयोगी है। कौन सा उपागम, व्यवहारवादी। इसलिए अंत में यह कहा जा सकता है कि व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक विज्ञान की एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति है। यह राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा राजनीतिक व्यवहार पर अधिक बल देता है। इसने राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवहारिक, वस्तुनिष्ठ तथा अनुसंधानपूर्वक बनाया है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आधुनिक राजनीतिक अध्ययन में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर ट्रेडिशनल एंड बिहेवियर अप्रोच। यहाँ पर ये कंपेयर क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर में भी आता है या 15 नंबर में आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, या 15 नंबर में या 5 नंबर में आता है। क्या कंपैरिजन क्वेश्चन आता है, तुलनात्मक क्वेश्चन। पारंपरिक एवं व्यवहारवादी उपागम की तुलना कीजिए। यह आपको बोलेगा पारंपरिक उपागम और व्यवहारवादी उपागम की अंतर लिखिए। अंतर लिखने के लिए भी आएगा, तो वही चीज़ है, अगर अंतर लिखने या तुलना करने के लिए आए तो आप ये चीज़ लिख लीजिएगा, यही चीज़ है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न उपागमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें से पारंपरिक उपागम, ट्रेडिशनल अप्रोच तथा व्यवहारवादी उपागम, बिहेवियरल अप्रोच विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पारंपरिक उपागम राजनीतिक विज्ञान की प्राचीन पद्धति है, जबकि व्यवहारवादी उपागम आधुनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर इसका अंतर हो गया, क्या है, पारंपरिक उपागम जो है राजनीतिक विज्ञान के प्राचीन पद्धति, कौन सा सिस्टम है, यह प्राचीन सिस्टम है आपका पारंपरिक उपागम। फिर भी क्या बोलता है, जबकि व्यवहारवादी उपागम आधुनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। ये इसका एक मेन अंतर हुआ। अगला क्या है, दोनों उपागम राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु इनके अध्ययन की पद्धति, उद्देश्य तथा दृष्टिकोण में अनेक अंतर पाए जाते हैं। क्या है, अनेक अंतर इसमें पाया जाता है। पारंपरिक उपागम मुख्य रूप से राज्य सरकार, संविधान, कानून तथा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। इसके विपरीत व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों, समूह तथा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को अधिक महत्व देता है। तो यहाँ से ये एक अलग पॉइंट हुआ, ये पारंपरिक उपागम का हुआ, और यहाँ से आपका व्यवहारवादी उपागम का हुआ। ये चीज़ अलग अलग लिखिएगा, बेटर होगा। अगला वही है, पारंपरिक उपागम का विकास प्लेटो, अरस्तु, लॉक तथा रूसो जैसे दार्शनिकों के विचारों से हुआ है। तो इनके विचारों से हुआ है किसका, पारंपरिक उपागम का विकास। दूसरी ओर व्यवहारवादी उपागम का विकास चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, गैब्रियल अल्मंड तथा रॉबर्ट डाहल जैसे आधुनिक विद्वानों द्वारा किया गया है। इसका विकास इनके द्वारा किया गया है। आधुनिक विद्वान है ये सब। ये पारंपरिक विद्वान मतलब पहले ही जमाने के हैं। पारंपरिक एवं व्यवहारवादी उपागम के अंतर, यहाँ पर आपका तुलना क्या था, और वही चीज़ है, ठीक है, अंतर है तो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, अंतर भी आ सकता है, ये चीज़ है। वहाँ की आपका तुलनात्मक आए तो अंतर आए तो डिफरेंस करके लिखिएगा, इस तरह से, ठीक है।
अध्ययन का विषय पारंपरिक उपागम राज्य सरकार संविधान तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। जबकि इसका क्या बोल रहा है, आपका अंतर बोल रहा है। तो एक तरफ आप क्या लिखिएगा, इधर पारंपरिक उपागम लिखिएगा और दूसरी तरफ आप लोग व्यवहारवादी उपागम लिखिए और बीच में ऐसे लाइन खींच के इधर पारंपरिक का इधर व्यवहारिक का नंबरिंग सिस्टम लिखते जाइए। बेटर होगा कि एग्जामिनर को अच्छा जल्दी समझ में आता है। अगर एग्जामिनर को जल्दी समझ में आता है तो नंबर भी ठीक ठाक अच्छा देते हैं। ठीक है, और सही से लिखे हैं तो। जबकि व्यवहारवादी उपागम व्यक्तियों, समूहों, नेताओं, मतदाताओं तथा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यही इसका मेन अंतर है। अगला अंतर क्या है, अध्ययन की पद्धति। अध्ययन की पद्धति में क्या है, पारंपरिक उपागम आदर्शवादी तथा सैद्धांतिक है। पारंपरिक उपागम क्या है, आदर्शवादी है और सैद्धांतिक है। व्यवहारिक उपागम वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक है। क्या है, व्यवहारिक उपागम वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। अध्ययन की पद्धति, पारंपरिक उपागम ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं वैधानिक पद्धतियों का उपयोग करता है। जबकि व्यवहारवादी उपागम सर्वेक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी, विश्लेषण तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करता है। कौन सा, व्यवहारवादी। तो ये चीज़ अंतर है, आपको अंतर लिखने के लिए आएगा, ये सब चीज़ लिखिएगा। तथ्यों का महत्व। तथ्यों का महत्व क्या, पारंपरिक उपागम में तथ्यों की अपेक्षा सिद्धांतों एवं आदर्शों पर अधिक बल दिया जाता है। जबकि व्यवहारवादी उपागम में वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों को अधिक महत्व दिया जाता है। दृष्टिकोण, पारंपरिक उपागम यह बताता है कि शासन व्यवस्था कैसी होना चाहिए, जबकि व्यवहारवादी उपागम यह जानने का प्रयास करता है कि वास्तविकता में राजनीतिक कैसे कार्य करता है। मूल्य और नैतिकता। मूल्य और नैतिकता, पारंपरिक उपागम नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों को महत्व देता है, जबकि व्यवहारवादी उपागम वस्तुनिष्ठता पर बल देता है और मूल्यों को अपेक्षाकृत कम महत्व देता है। मूल्यों को अपेक्षाकृत क्या करता है, कम महत्व देता है। राजनीतिक संस्थाओं का महत्व, पारंपरिक उपागम राजनीतिक संस्थाओं को राजनीतिक केंद्र मानता है। क्या करता है, पारंपरिक उपागम है ये राजनीतिक संस्थाओं को राजनीतिक का केंद्र मानता है। जबकि व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक का केंद्र मानता है। ये राजनीतिक व्यवहार का राजनीतिक केंद्र मानता है व्यवहार को, और ये क्या होता है, राजनीतिक संस्थाओं को राजनीतिक का केंद्र मानता है। अनुसंधान का महत्व, पारंपरिक उपयोग में अनुसंधान की भूमिका सीमित होती है, जबकि व्यवहारवादी उपागम में अनुसंधान एवं सर्वेक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पारंपरिक उपागम के गुण हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा पारंपरिक उपागम के गुण। इसके बाद इसको हाईलाइट करके नीचे लिखिएगा क्या क्या गुण है। राजनीतिक संस्थाओं की स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। कौन, पारंपरिक उपागम। संविधान एवं कानून के अध्ययन में सहायक है। राजनीतिक विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। शासन व्यवस्था के आदर्श स्वरूप को स्पष्ट करता है। और इसके बाद क्या है, व्यवहारवादी उपागम के गुण लिखने के लिए है, तो आप लोग लिखिए राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक रूप से प्रदान करता है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता करता है, अनुसंधान एवं विश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। कौन, व्यवहारवादी उपागम। दोनों अलग है, हालांकि राजनीतिक उपागम ही है, लेकिन इसका गुण विशेषता सब अलग अलग है। इसके बारे में हम लोग व्यवहारवादी उपागम में हम अलग के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे बारे में, और हमारा पारंपरिक उपागम दूसरे के बारे में डीप स्टडी करते हैं। दोनों उपागम की समानताएं, और दोनों उपागम की क्या समानताएं हैं आप लोग यहाँ देखिए। यद्यपि दोनों उपागम में कई अंतर हैं, फिर भी दोनों का उद्देश्य राजनीति को समझना ही है। दोनों राजनीति विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आधुनिक राजनीति के अध्ययन में दोनों उपागम एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, और जो मॉडर्न हमारा क्या है, आधुनिक राजनीति है, उसके अध्ययन में दोनों एक के दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, भारतीय राजनीति के महत्व, इसको अंडरलाइन हाईलाइट करके लिखिएगा। भारतीय राजनीति को समझने के लिए दोनों उपागम आवश्यक है। संविधान, संसद, राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका के अध्ययन के लिए पारंपरिक उपागम उपयोगी है, जबकि मतदान व्यवहार, चुनावी राजनीति तथा राजनीतिक दलों के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी उपागम अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अतः इसलिए आपका निष्कर्ष पॉइंट है, यहाँ लिखिएगा पारंपरिक एवं व्यवहारवादी दोनों उपागम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पारंपरिक उपागम राजनीतिक संस्थाओं और आदर्शों पर बल देता है, जबकि व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है।
आधुनिक राजनीति को पूर्ण रूप से समझने के लिए दोनों उपागम का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। तो आधुनिक का जो राजनीति है इसको समझने के लिए, पूरा तरह से समझने के लिए दोनों उपागम का अध्ययन जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट अप्रोच इन द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्या है, भारतीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न उपागम के महत्व की विवेचना कीजिए। विभिन्न उपागम है उनकी विवेचना करना है। भारतीय राजनीति विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था है। ये तो सब चीज़ है, यह सबको पता है। अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कौन सा देश है, तो भारत है। तो वही चीज़ है, भारतीय राजनीति विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। भारत में विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएँ, संस्कृतियाँ तथा सामाजिक समूह निवास करते हैं। ऐसे जटिल राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए केवल एक ही दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होता। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न उपागमों का विकास किया है। इन उपागमों के माध्यम से भारतीय राजनीति के विभिन्न पक्षों का गहन अध्ययन किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उपागम का अर्थ किसी विषय का अध्ययन करने के विशेष पद्धति या दृष्टिकोण से है। भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी, पारंपरिक, व्यवहारवादी, वैधानिक, ऐतिहासिक तथा संस्थागत उपागम का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक उपागम भारतीय राजनीति को समझने में अपना विशिष्ट योगदान देता है। तो जितना भी यहाँ उपागम है, क्या क्या उपागम है, उदारवादी उपागम, पारंपरिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, वैधानिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, संस्थागत उपागम, ये है। ये जो क्या करता है, प्रत्येक उपागम जो है ना भारतीय राजनीति को समझने में एक विशिष्ट योगदान देता है। उदारवादी उपागम का महत्व, क्या महत्व है देखिए। उदारवादी उपागम व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों पर बल देता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक शासन तथा कानून के शासन को समझने में यह उपागम अत्यंत उपयोगी है। यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के महत्व को स्पष्ट करता है। तो कौन, उदारवादी उपागम जो है ये नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा के महत्व स्पष्ट करता है। पारंपरिक उपागम का महत्व, पारंपरिक उपागम राजनीति विज्ञान के आधारित है। क्या बोलता है, पारंपरिक उपागम जो है वो राजनीति विज्ञान की आधारभूत पद्धति है। यह राज्य सरकार, संविधान तथा राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। भारतीय संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल तथा न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को समझने में यह उपागम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा उपागम, पारंपरिक उपागम। अगला है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम का महत्व, व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक आदान प्रदान करता है। यह राजनीतिक व्यवहार, मतदान व्यवहार, जनमत, नेतृत्व तथा राजनीतिक दलों का अध्ययन करता है। कौन सा, व्यवहारवादी उपागम। भारतीय चुनावों और मतदाताओं की राजनीतिक प्रक्रियाओं को, प्रवृत्तियों को समझने में यह उपागम अत्यंत उपयोगी है। अगला है वैधानिक उपागम का महत्व। वैधानिक उपागम का क्या महत्व है। वैधानिक उपागम संविधान एवं कानूनों के अध्ययन पर आधारित है। भारतीय संविधान, संवैधानिक संशोधन तथा न्यायिक निर्णायकों को समझने में यह उपागम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है आपका ऐतिहासिक उपागम का महत्व। ऐतिहासिक उपागम राजनीतिक संस्थाओं तथा व्यवहारों के लिए संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं के विकास का अध्ययन करता है। किसका विकास का अध्ययन करता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान निर्माण तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास को समझने में यह उपागम अत्यंत सहायक है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। किसका ज्ञान, इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों मैं इसका आपको पासवर्ड यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड यहाँ क्या है, इसका पासवर्ड है 0650026। ये है इस PDF का पासवर्ड, ठीक है। 0650026 ये पासवर्ड है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा।
और इसका PDF जो दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड एंटर करना है और इसका आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कहाँ था, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ऐतिहासिक उपागम का महत्व पढ़े थे। अगला है संस्थागत उपागम का महत्व। संस्थागत उपागम राजनीतिक संस्थाओं की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करता है। इसके माध्यम से संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को समझा जा सकता है। यह उपागम शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है। कौन सा, संस्थागत उपागम। विभिन्न उपागम की आवश्यकता। विभिन्न उपागम की क्या आवश्यकता है, देखिए। भारतीय राजनीति बहुआयामी एवं जटिल है। केवल संविधान का अध्ययन करके राजनीति को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता और केवल राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए विभिन्न उपागमों का संयुक्त उपयोग आवश्यक है। संयुक्त उपयोग क्या है, आवश्यक, जरूरी है। सभी उपागम के बारे में पढ़ना है, सभी उपागम को पढ़ना है, तब जाके हम भारतीय राजनीति को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए संविधान को समझने के लिए वैधानिक एवं पारंपरिक उपागम आवश्यक है। संविधान को अगर समझना है तुम्हें तो क्या करना पड़ेगा, पहले वैधानिक उपागम और पारंपरिक उपागम को पढ़ना है। चुनावी राजनीति को समझने के लिए व्यवहारवादी उपागम उपयोगी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने के लिए उदारवादी उपागम महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संस्थाओं के विकास को समझने के लिए ऐतिहासिक उपागम आवश्यक है। ये सारे अलग अलग महत्व हैं। इस प्रकार प्रत्येक उपागम भारतीय राजनीति के अध्ययन में अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। अगला है, हाईलाइट करके लिखिए, भारतीय राजनीति में उपागम की प्रासंगिकता। क्या है, प्रासंगिकता। आज के समय में भारतीय राजनीति तेजी से बदल रही है। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, चुनाव सुधार, गठबंधन राजनीति, क्षेत्रीय दलों का उदय तथा जनमत जैसे विषयों को समझने के लिए विभिन्न उपागमों का अध्ययन आवश्यक हो गया है। यह उपागम राजनीतिक विज्ञान को अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। निष्कर्ष पॉइंट आपका ये है, लिखिएगा निष्कर्ष हाईलाइट करके। भारतीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न उपागमों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक उपागम राजनीति के किसी विशेष पक्ष को समझने में सहायता करता है। भारतीय राजनीति की जटिलता को देखते हुए किसी एक उपागम पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारतीय राजनीति को सही रूप से समझने के लिए सभी उपागमों का समन्वय अध्ययन आवश्यक है। यही उपागम भारतीय लोकतंत्र, संविधान तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने का सशक्त माध्यम है। यही माध्यम है, मतलब जितना भी उपागम है भारतीय राजनीति को समझने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए, पूरी तरह से समझने के लिए जितना भी उपागम है उन सभी उपागम को विस्तार से पढ़ना जरूरी है। तो ये यहाँ पर आपका लास्ट हुआ। पासवर्ड तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, वीडियो के बीच में, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF है दोस्तों, आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, इसका वहाँ आपको मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड डालना है ताकि आप इसको डाउनलोड करके इसका एक्सेस ले पाएँ। तो आज का वीडियो हुआ ये आपका यूनिट 1 का हुआ, ठीक है, यूनिट 1 का। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको जैसे ही यूनिट 2 का वीडियो जैसे अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि यूनिट 2 का सबसे पहले उसका क्वेश्चन आंसर मिले। जितना भी यहाँ क्वेश्चन आंसर दोस्तों बताए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना मैंने बता रहा हूँ, ठीक है ना, जितना भी बता रहा है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैं आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर कवर कराता हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा होता है। अगर एक बार में आप लोग कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो 2 बार में कंप्लीट कीजिए, बस कंप्लीट कीजिए ज़रूर। तो आशा करते हैं सारी चीज़ समझ में आया। कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।